उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख की कई किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा उस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मौर्रिख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काफी दिलचस्प तारीखी हकायक। दोस्तों और मित्रों, आप देख रहे हैं साइंस इन सोसाइटी टीवी और मैं हूं डेस। साइंस, समाज और तारीख की दिलचस्प कहानियों और हकीकतों के राज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। एक बात जो तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बरे-आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। मौर्रिख कैरोलाइन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हुदूद से मुताबिकत रखता है, इसमें अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मौर्रिख स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन उस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रिवायात में तज़ाद के बायस पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद्द अमजद सलमान शाह थे जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जय शाह का ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फुरात में डूब गए और उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सन 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रिवायत के मुताबिक सल्जूक सुल्तान ने अर्तुगरुल को स्वागत में कुछ इलाका अता किया था। लेकिन सवाल ये है कि अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। मौर्रिख फिंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र 1300 ईस्वी के करीब मिलता है। उस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौर्रिख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ
जंग बाक्यूस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान के अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौर्रिखीन कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। मौर्रिख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इंपीरियल हरम वेमेन एंड सॉवरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तिदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीब अली के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही उसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदीब अली से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और उन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनकी बेटी है, जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। फिंकल लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी, और उनके नजदीक उनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर के ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदीब अली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादतें हैं कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मेनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बाज़ंतीनी सल्तनत थी, और मशरिक में सल्जूक जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमजोर कर दिया था, और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार उनकी सरहदों के दरमियान वाक़े गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में ना होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की आमाजगाह नहीं था। मुहिम जुई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मौर्रिख फिंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई इसकी तस्वीर खींचते हुए बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मुहिम्मात के शौकीनों, मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले गुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकलते हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात की मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से ना डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों के जाल बिछे हुए थे। फिंकल लिखती हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहिबों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान कयाम करते, और उनकी जिंदगी रिवायात का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियां इलाके में इस्लाम की उस तस्वीर की निशानी थीं जो अनातोलिया में सल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जयशाह अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जयशाह मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में भी दाखिल हुए।
जहां मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। स्वागत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तुगरुल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, इसमें अर्तुगरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मजार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तुगरुल के बेटे ने उनके लिए बनाई और उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फिंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मजार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम ने कमजोर होती सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोख्त में अर्तुगरुल का मजार अस-सर-ए-नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया।